डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स। ये क्या होती है बेटा? स्पेसिफाइड अमाउंट में कितना गैस डिजोल्व होता है, उसी को क्या बोलेंगे? स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की जो अमाउंट है उसमें कितना गैस डिजोल्व होता है, वो उस गैस की सॉल्युबिलिटी होती है। अक्सर हमने क्या देखा है कि कुछ गैसें तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल सॉल्युबल हैं, जैसे कि इनर्ट गैसेज, हीलियम, नियोन, आर्गन एटसेट्रा। और कुछ गैसें थोड़ा बहुत डिजोल्व हो जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जिंदा होती है। और कुछ गैसेज हाईली सॉल्युबल होती हैं, जैसे HCl, उसमें वाटर के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर जाकर रिएक्ट कर लेती है। इस टाइप की गैसें जो रिएक्शन शो करती हैं या उसके अंदर जाकर के डिसोसिएशन शो करती हैं। HCl डिसोसिएशन शो करता है, SO2 और CO2 रिएक्शन शो कर लेते हैं, ये अच्छे सॉल्युबल होते हैं। जैसे आपसे कहा जाए जनरली gases are less soluble in liquids, soluble in water, e.g. helium, neon, argon, krypton, xenon etc. ये बहुत कम सॉल्युबल है। ठीक है। O2, N2 etc. are also लेस सॉल्युबल। ये भी कम सॉल्युबल है, लेकिन इनसे ज्यादा होती है थोड़ा लेस सॉल्युबल इनर्ट गैसेस। और O2 dissolved in water is known as O2 dissolved in water is known as, क्या बोला जाता है बेटा इसको? known as O2 dissolved in water is known as DO, dissolved oxygen, मतलब DO। DO क्या काम आता है? DO इज responsible for aquatic life, यानी जलीय जीवन के लिए इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबल है। एक्वाटिक लाइफ, बात समझ में आ गया बेटा? DO इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्वाटिक लाइफ। DO क्या रेस्पॉन्सिबल है? एक्वाटिक लाइफ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और DO का क्या है? DO इज ऑल्सो द मेजर ऑफ कौन का माप है? मेजर ऑफ वाटर क्वालिटी। जिस वाटर के लिए ज्यादा DO है, ज्यादा डिजोल्व ऑक्सीजन है, इसका मतलब वो वाटर ज्यादा अच्छा है, नॉन पॉल्यूटेड है, कम पॉल्यूशन है। और जिसके अंदर DO कम है, डिजोल्व ऑक्सीजन कम है, इसका मतलब दूसरी चीजें ज्यादा डिजोल्व हो गई, इसलिए उसमें ऑक्सीजन नहीं है। बात समझ में आई? तो DO की वैल्यू ज्यादा मतलब अच्छा वाटर क्वालिटी, DO वैल्यू कम, इसका मतलब लेस वाटर क्वालिटी। बात समझ में आई? वाटर क्वालिटी का पैरामीटर होता है DO। अब जैसे इसका फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स की बात करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gases in liquids, इसमें पहला फैक्टर है बेटा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एक वेल नोन फैक्ट है बेटा। क्या? एक बहुत ही प्रसिद्ध फैक्ट है, तथ्य है। लाइक डिजोल्व्स लाइक, ये सभी के लिए लागू होता है। कौन के लिए? समान को घोलता है, चाहे वो सॉलिड इन लिक्विड हो, चाहे गैस इन लिक्विड हो, या लिक्विड इन लिक्विड हो, तीनों तरह के सॉल्यूशंस के लिए फैक्ट लागू होता है। हर एक फैक्ट मतलब हर एक टाइप का सॉल्यूशन, तीन तरह के सॉल्यूशन थे, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड, तीनों के लिए कमेंट काम करेगा। लाइक डिजोल्व्स लाइक, समान को घोलता है। कैसे? इजी
polar gases can be easily dissolved in polar solvents, and non-polar gases are less soluble in non-polar solvent. यहां से क्या कंक्लूजन निकला बेटा? क्या एक कंक्लूजन निकला? समान समान को घोलता है, मतलब दोज सॉल्यूट्स आर मोर सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट विच हैज सिमिलर इंटरैक्शंस या सिमिलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस, जिनमें समान अंतर क्रिया होती है वो आपस में ज्यादा घुलते हैं। बात समझ में आई? इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है पोलर में, और पोलर गैस में भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, इसलिए क्या जल्दी घुल जाएगी। इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन नहीं है, इसमें भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन नहीं है, तो आपस में जल्दी घुल जाएंगे। सिमिलर में डिजोल्व हो जाता है, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करें तो HCl इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। HCl कैसा है? पोलर, और वाटर भी कैसा है? पोलर। अब कहें HCl is less soluble in benzene. बेंजीन कैसा है? HCl तो पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर है। बेंजीन कैसा है बेटा? बेंजीन आपका नॉन पोलर है, अध्रुवीय है, इसलिए कम घुलेगा। अब कहें आप इसमें गैस बात करें, हीलियम या नियोन। हीलियम नियोन कैसा बेटा? नियोन इज स्लाइटली सॉल्युबल इन बेंजीन। बेंजीन में थोड़ा ज्यादा घुल जाएगा, वैसे तो गैसें बहुत कम घुलती है, अपने पता है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं दूसरा फैक्टर नंबर 2, those gases which shows reaction with solvent or which shows reaction with solvent or which shows dissociation in solution, dissociation in solvent, dissociation in solution are more soluble than expectation। ये दूसरा फैक्टर होगा, soluble than एक्सपेक्टेशन। जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा सॉल्युबल होती है ये। वो गैस हैं जो या तो रिएक्शन कर लें, या वो गैस हैं जो सॉल्यूशन बनने के दौरान डिसोसिएट हो जाए। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिजोल्व होती है, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत ज्यादा डिजोल्व हो जाती है। कैसे? एग्जाम्पल आप देखें, वाटर है, वाटर में CO2 तो नॉन पोलर है, नॉन पोलर, फिर भी अच्छी खासी घुल जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्या बनाती है? H2CO3, और ये आगे फर्दर H+ एंड HCO3 बाइकार्बोनेट बन जाता है। तो थोड़ा सा रिएक्शन करती है, थोड़ा फॉरवर्ड जाती है, बैकवर्ड भी आती है, तो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा घुलती है। नॉन पोलर गैस को तो बहुत कम घुलना चाहिए, फिर भी कुछ अमाउंट तक। इसी रिएक्शन की वजह से हम क्या करते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स तैयार करते हैं। बात क्लियर? CO2 तो नॉन पोलर है, इसको तो डिजोल्व होना ही नहीं चाहिए था, या बहुत कम डिजोल्व होना चाहिए था, फिर भी एक एप्रिसिएबल अमाउंट में डिजोल्व हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन कर लेती है और कार्बोनिक एसिड बनाती है। इसका नेम क्या है बेटा?
सबको याद होगा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड अपने आयन के साथ या एसिडिक नेचर, इसलिए तो CO2 क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स खट्टा लगती है क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, H+ एसिडिक। तो कोल्ड ड्रिंक्स को तैयार करते टाइम CO2 का यूज किया जाता है, इसलिए उसको बोला जाता है कार्बोनेटेड वाटर। कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो वाटर या लिक्विड पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेटेड वाटर। क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोनेटेड वाटर। इस तरह से और एग्जांपल देखते हैं बेटा, H2O, अब SO3 पॉल सॉरी SO2 इसमें डिजोल्व होती है, क्यों, क्योंकि ये पोलर है। कैसी है बेटा, पोलर है, इसलिए डिजोल्व तो होना ही है। सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसमें डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, पोलरिटी आ गई बेटा प्लस माइनस की। पोलर है इसलिए डिजोल्व तो होना ही है, लेकिन फिर भी पोलरिटी की वजह से अच्छी खासी डिजोल्व होती है, और रिएक्शन की वजह से और भी ज्यादा डिजोल्व हो जाती है, रिएक्शन कर लेती है। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, बात समझ में आया। ये भी बहुत ज्यादा घुलती है गैस भी, SO2 गैस, H++ HSO3 माइनस। तो SO3 क्या होगी बेटा, और भी ज्यादा डिजोल्व होगी, क्यों, क्योंकि ये तो वीक एसिड है, और SO3 से तो कौन सा एसिड बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है, तो वो और ज्यादा डिजोल्व होगी। SO3 H2O गैस डिजोल्व हुई, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड इधर फॉरवर्ड जाता है, एक बार को देखें, ये तो क्या करता है, फॉरवर्ड जाके बैकवर्ड भी आ सकता है क्योंकि वीक एसिड है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड तो फॉरवर्ड ही जाएगा, 2H+ SO4 2-, ये तो फॉरवर्ड ही जाएगा, बैकवर्ड आने के चांस ही खत्म, घुलती चली जाएगी, डिजोल्व होती चली जाएगी। हाईली सॉल्युबल, वेरी वेरी हाईली सॉल्युबल, बात क्लियर, वेरी वेरी मच सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल लिख दो, इससे काम चल जाएगा। बात क्लियर है, क्यों सॉल्युबल है हाईली ये गैस, क्योंकि ये अच्छी खासी रिएक्शन करती है और ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो वाटर में और आगे जा करके डिसोसिएट हो जाता है, बैकवर्ड आने के चांस ही खत्म हो जाते हैं। बात क्लियर। तो तीसरा फैक्टर टेम्परेचर। मैंने आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या बताया था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस होती है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सिंस solubility of gases in liquid is exothermic process। कौन सी प्रोसेस है बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसका मतलब एक्सोथर्मिक यानी उष्मा छेपी, उष्मा निकलती है, इसका मतलब उष्मा देना, ताप मतलब टेम्परेचर बढ़ाना, तो ताप या उष्मा देना, उल्टा असर पड़ेगा। Therefore, solubility of gas is inverse of temperature। टेम्परेचर के इनवर्स होती है। आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक जब तक ठंडा है तो उसमें गैस अंदर रहती है CO2, और कोल्ड ड्रिंक को गर्म हो जाए तो उसमें से गैस बाहर निकल जाती है। बात बिल्कुल क्लियर है। अब चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये फोर्थ बट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। चौथा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसको ध्यान से समझना बेटा। गैसेज की सॉल्युबिलिटी में से यदि क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर यहीं से आता है। क्या, यदि गैसेज की सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन कभी आता है, चाहे वो मेंस में हो, चाहे एडवांस में हो, और चाहे नीट में हो या बोर्ड में हो, ज्यादातर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज का क्वेश्चन आया है तो कहां से आया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर से, जिसको कि आप क्या बोलते हैं, कुछ बच्चों को तो याद आ गया होगा,
हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ के नाम से ये एक्सप्लेन किया जाता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स को कौन एक्सप्लेन करता है? हेनरीज लॉ। बेटा हेनरीज लॉ जो है, जैसे हम बात करें तो इसको ऐसे सिंपल वे में समझ सकते हैं। ये कंटेनर है, क्या ये कंटेनर, इस पर अंदर लिक्विड है, यहां पर ये यहां तक लिक्विड है, इधर कौन है बेटा? ये लिक्विड है। ऊपर सपोज करो मैं दो तरह की गैसें भर रहा हूं, एक गैस के रेड पार्टिकल समझ लो, ठीक है, एक गैस के रेड पार्टिकल समझ लो, और दूसरी गैस के आप येलो पार्टिकल समझ लो। बस समझ गए? अब यहां पिस्टन लगा रखा है बेटा, क्या कर रखा हमने? पिस्टन लगा रखा। इसके अंदर जो ज्यादा कॉन्डिजल होगा, पिस्टन लगा रखा, प्रेशर दे, तो प्रेशर देने पर पैसे कॉन्डिजल ज्यादा होगा। इसमें जो गैस है ऊपर रेड के पार्टिकल ज्यादा है या येलो पार्टिकल ज्यादा है? रेड वाले। रेड पार्टिकल्स ज्यादा डिजोल्व हो जाएंगे, मतलब पहले 3-4 पार्टिकल रेड के या 5 और येलो के 1-2 पार्टिकल, मान लो इतना सा डिजोल्व था। अब क्या किया? प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। प्रेशर को क्या कर दिया बेटा? यही कंटेनर, सेम कंटेनर है, मान लो यहां पर ये 1 atm प्रेशर था। अब की बार पिस्टन को दबा दिया और ये पिस्टन यहां तक आ गया। लिक्विड तो उतना ही रहा जितना पहले था, लेकिन गैस क्या दबा दी गई है, प्रेशर कंप्रेस कर दिए। ये गैस का जो पिस्टन है वो यहां तक आ गया। सपोज करो 2 atm प्रेशर कर दिया, प्रेशर को 1 atm से 2 atm कर दिया, बढ़ा दिया। ये जो लिक्विड दिखाई दे रहा था, अब उसमें क्या है? पहले ऊपर कौन के पार्टिकल ज्यादा थे बेटा? जैसे कि रेड पार्टिकल ज्यादा थे तो रेड गैस ज्यादा है, इसका मतलब जो गैस ज्यादा है वो ज्यादा डिजोल्व हो जाएगी, और जो गैस कम है वो गैस कम डिजोल्व होगी। सिंपल सा लॉजिक, बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है, लेकिन हाँ पहले के कंपैरेटिवली क्या हो गई? प्रेशर बढ़ाया, ज्यादा डिजोल्व हो गई। ऊपर चलो हम ये मान लेते हैं, ऊपर तो वही है कंसंट्रेशन अच्छा, ओवर पॉपुलेशन ऑफ द रेड, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? समझ में आया कुछ बात? ऊपर जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है वो गैस ज्यादा डिजोल्व होती है, जिस गैस का पार्शियल प्रेशर कम होता है वो गैस कम डिजोल्व होती है। यही आपका हेनरी लॉ है। यही बात समझ में है? तो क्या बोलते हैं? व्हाट इज हेनरी लॉ? हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ के क्या है? इट इज क्वांटिटेटिव description of solubility of gases in liquid। तो क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन कौन है? गैसेस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी का क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन कौन है बेटा? हेनरी लॉ। याद रखना, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कभी कि कौन सा लॉ है जो गैसेज की सॉल्युबिलिटी को क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन बताता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर बताता है, तो आप बोलोगे हेनरी लॉ। बात क्लियर? कितना है कि कितनी क्वांटिटी में डिजोल्व होगी, कम क्वांटिटी में डिजोल्व होगी या ज्यादा क्वांटिटी में डिजोल्व? तो पहला तो डिपेंड करता है, कम प्रेशर तो कम डिजोल्व, और ज्यादा प्रेशर तो ज्यादा डिजोल्व। डायग्राम में क्लियर दिख रहा है? डायग्राम में क्लियर दिखाई दे रहा है? बस अकेला ये है कि रेड पार्टिकल, मतलब रेड गैस जो थी, रेड पार्टिकल वाली गैस, उसके पार्टिकल ज्यादा थे, उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा था, तो वो ज्यादा डिजोल्व थे, चाहे वो कम प्रेशर है तो भी ज्यादा डिजोल्व।
और यहाँ पार्शियल प्रेशर कम था तो ये कम डिजोल्व थे। अब ज्यादा प्रेशर पर और ज्यादा हो गया तो दोनों उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाते हैं। हेनरीज लॉ क्या हो गया बेटा? अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ, solubility of gas, solubility of gas is directly proportional to partial pressure of gas above the liquid surface, of gas above the liquid surface, of gas above the liquid surface. ये ध्यान रखना बेटा, यहां पे मान लो येलो वाली गैस का P1 पार्शियल प्रेशर है और रेड वाली गैस का P2 पार्शियल प्रेशर है। तो येलो गैस की सॉल्युबिलिटी इस P1 पर डिपेंड करेगी और रेड गैस की सॉल्युबिलिटी P2 पर डिपेंड करेगी। बात क्लियर है बेटा? क्या तो पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है, बताया जाता कौन के द्वारा? हेनरी लॉ के द्वारा। अब ये एक स्टेटमेंट तो यहां से बनेगा। हेनरी लॉ के 3 स्टेटमेंट है बेटा एनसीईआरटी की बुक में, और तीनों को ध्यान से याद रखना है। और कौन सा वाला आंसर दे के आना है, कौन से वाले स्टेटमेंट से न्यूमेरिकल्स बनाने हैं, ये और बड़ी बात है। क्या तो तीनों स्टेटमेंट में पहला तो यही दिखाई दे रहा है फॉर्मूला में, देखो यहाँ पे solubility of gas is directly proportional to the partial pressure of the gas above the liquid surface. लिक्विड सरफेस के ऊपर जो गैसेज है उनके अंदर पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है सॉलिबिलिटी। बात क्लियर? पहला स्टेटमेंट बना दो, इसको लिख दो क्या होता है। The solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas. Partial pressure of the gas above the liquid surface of X by M is directly proportional to P gas. इसको आप मैथमेटिकली ऐसे बोल सकते हो, X by M क्या है? यही तो बात है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस अभी समझ में नहीं आया, अब समझाते हैं। X ग्राम ऑफ गैस dissolved in m ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये है बेटा। तो ग्राम पर ग्राम में कंसंट्रेशन हो गई। x ग्राम ऑफ गैस डिजोल्व पर m ग्राम ऑफ दी सॉल्यूशन। m ग्राम सॉल्यूशन का है और x ग्राम गैस का है, तब इस तरह का फॉर्मूला बनता है। ये सेंटेंस है स्टेटमेंट 1। कभी ये आ जाए तो ये भी सही है। स्टेटमेंट सेकंड, तो सॉल्युबिलिटी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। दूसरा मोल फ्रैक्शन में आता है, द मोल फ्रैक्शन मान लो दूसरा, द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस over the liquid surface is directly proportional to
पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड। अब ये उल्टा सेंटेंस हो गया, कैसे? इसमें पार्शियल प्रेशर किस स्टेट में था, देखो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस में दोनों में डिफरेंस बिल्कुल अलग है। यहां सेंटेंस बन रहा है, ये आपका लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर गैस कितना डिजोल्व होगा, यानी वो XYM डिजोल्व होगा, XYM डिजोल्व होगा। तो वो XYM डिजोल्व हुआ है, वो कौन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर दी, यहां पे सुनो, सॉरी, मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड स्टेटस। थोड़ा सा इसको पार्शियल प्रेशर ऑफ द यहां से हटाओ। ये तो समझ में आ गया बेटा, ऊपर वाला क्या था कि अपने पास ये लिक्विड के अंदर XYM डिजोल्व हुआ, तो कौन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस ओवर दी लिक्विड, उल्टा सेंटेंस होना था, सेम इसी की तरह मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में। मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली दो बार हो जाएगा, एक बार इधर भी लिखा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर लिक्विड। तो यहां भी क्या हो गया बेटा, X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, बस इसमें मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में है। X क्या है? solubility in the form of mole fraction। लेकिन बेटा ये सेंटेंस भी एनसीईआरटी में दिया है, पर इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आप काम में नहीं लेते, क्यों? इससे जो बनता है फॉर्मूला वो है K इंटू पी गैस। KH मत लिखना, KH लिखने का मतलब हेनरी लॉ कांस्टेंट, वो जस्ट इसका उल्टा सेंटेंस है, जिसको सबसे ज्यादा प्रचलित सेंटेंस ये थर्ड वाला है। एनसीईआरटी में ये भी दिया है, ये भी दिया है, लेकिन ना तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसको काम में लेते हैं, नहीं इसको लेते हैं, थर्ड वाले सेंटेंस को ही काम में लेते हैं। तो आप पूछेंगे कि थर्ड में और सेकंड में रिलेशन क्या है? थर्ड भी तो मोल फ्रैक्शन का ही है, थर्ड भी तो प्रेशर का ही है, तो वो रिलेशन अभी बताने वाला हूं, ठीक है? स्टेटमेंट थर्ड, और जब तक कुछ ना बोला जाए और बोर्ड में आंसर भी देना है, तो थर्ड स्टेटमेंट को लिख के आना आप। यदि आपको ऐसे कुछ ना बोला जाए कि डिटेल डिस्क्रिप्शन दीजिए, एक्सप्लेन दी हेनरीज लॉ, या फिर इस टाइप से ना बोला जाए, तब तक आपको थर्ड स्टेटमेंट ही आंसर देके आना है। बात क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हेनरीज लॉ की बात कर रहे हैं, ये हेनरीज लॉ। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द मोल फ्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द पार्शियल प्रेशर of a gas over the liquid surface of a gas over the liquid surface, लिक्विड सरफेस के ऊपर क्या है? पार्शियल प्रेशर है। कौन का? गैस का। आप ऐसे मान लो कोल्ड ड्रिंक है, ये अपने पास एक कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, इसमें आधा भरा हुआ, इतना भरा हुआ, ये लिक्विड है अपने पास। इसमें जो कितनी गैस निकलेगी, यहां से निकलना, उल्टा बता रहा, पहले डिजोल्व होने की बात कर रहा था, कितना गैस निकलेगी भाई, हम कह देंगे P गैस के बराबर पार्शियल प्रेशर पैदा करेगी। तो कम P गैस होगा या ज्यादा P गैस होगा? यदि इसमें मोल फ्रैक्शन X गैस कम है तो P गैस कम बनेगा, X गैस ज्यादा तो P गैस ज्यादा बनेगा। तो निकलने की बात कर रहा। तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस ओवर द लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली proportional to the mole fraction of gas in liquid
लिक्विड में गैस का कितना मोल फ्रैक्शन है उस पर डिपेंड करता है वो पार्शियल। तो आप कहेंगे पी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस, या पी गैस इक्वल टू के एच गैस, के एच एक्स गैस। देखो बेटा, पिछले वाले फॉर्मूला में ये पी और गैस उल्टे थे, ध्यान देना, एक्स इधर था पी उधर था। दूसरे वाले फॉर्मूला में पी इधर है, गैस उस साइड में है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो साइड का अंतर है बेटा। जिसमें मोल फ्रैक्शन राइट साइड में हो और प्रेशर लेफ्ट साइड में हो, वो सबसे ज्यादा प्रचलित हेनरीज लॉ है। सबसे ज्यादा प्रचलित हेनरीज लॉ कौन सा है? जिसमें मोल फ्रैक्शन राइट साइड में हो और प्रेशर लेफ्ट साइड में हो, मतलब उल्टा कोल्ड ड्रिंक में से गैस भभूका मार के बाहर निकल रही है, वो वाला सेंटेंस। पिछले दो सेंटेंस कैसे लागू हो रहे हैं बेटा? ये वाले, इनमें क्या गैस डिजोल्व होने की बात की जा रही है। ये प्रेशर ज्यादा लगाओगे ज्यादा डिजोल्व होगी, और प्रेशर कम लगाओगे कम डिजोल्व होगी। तो ये क्या है, एक्स बाई एम हो चाहे एक्स हो, ये किस पर डिपेंड कर रही है? डिजोल्व करने की, अंदर प्रेशर अप्लाई करने की बात करते हैं दोनों सेंटेंस। तो प्रेशर अप्लाई करने वाले सेंटेंस ज्यादा प्रचलित नहीं है। कौन से ज्यादा प्रचलित हैं? जिनमें गैस बाहर निकल रही हो, पहले से डिजोल्व हो एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, और वो बाहर की तरफ निकल करके प्रेशर क्रिएट कर रही हो। तो ज्यादा प्रेशर कब क्रिएट होगा? जब ज्यादा डिजोल्व हुई हो। बात समझ में आई? तो ये वाला सेंटेंस ही हमें काम आता है। अब बच्चों का कई बार सवाल होता है कि सर सेकंड फार्मूला का के और थर्ड फार्मूला का के एच, हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, और सेकंड फार्मूला का के को बोलते हैं सिर्फ कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट। इस कांस्टेंट में और हेनरी लॉ कांस्टेंट में क्या रिलेशन है? तो बेटा जस्ट उल्टे हैं, आप बता सकते हैं कि एच इक्वल टू 1 के, ये भी सही है, या फिर के इक्वल टू 1 के एच। अब यहां से हमारे पास क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन इन हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ एक्स वाई एम इक्वल टू के डॉट पी, और या एक्स इक्वल टू के डॉट पी, द यूनिट ऑफ के इज, यूनिट ऑफ के इज ए बी सी डी, एटीएम, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इनवर्स, एटीएम स्क्वायर, एटमॉस्फेयर इनवर्स स्क्वायर। क्या है बेटा इसमें सॉल्यूशन? ये एक्स बाई एम क्या बताया था? एक्स ग्राम पर एम ग्राम सॉल्यूशन। सेंटेंस को सुन लेना बेटा पिछला, एक्स ग्राम ऑफ द गैस डिजोल्व पर एम ग्राम सॉल्यूशन। ग्राम अपॉन ग्राम यूनिट लेस हो गया, एक्स बाई एम यूनिट लेस, या मोल फ्रैक्शन एक्स, ये वाला एक्स मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन भी यूनिट लेस है, ये तो यूनिट लेस है के और पी। तो आप कहेंगे एक्स बाई एम इक्वल टू के डॉट पी, और के इक्वल टू एक्स बाई एम अपॉन पी। एक्स बाई एम तो है यूनिट लेस, कोई यूनिट नहीं है, और पी की यूनिट है एटीएम, यूनिट लेस अपॉन एटीएम, 1 अपॉन एटीएम, क्या आ गया बेटा? एटीएम इनवर्स। अब मैं दूसरा क्वेश्चन बना देता हूं। इन हेनरीज लॉ
P gas equal to KHX gas. The unit of Henry law constant. Unit of Henry law constant is A, B, C, D. ATM, ATM inverse, ATM square, ATM inverse square. तो पहले वाले में आंसर ATM इनवर्स आया था, तो इसमें ATM आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें P लेफ्ट साइड में है, X राइट साइड में, और इसमें X राइट साइड में है, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो P राइट साइड में है, दोनों एक दूसरे को उल्टे हैं। तो सिर्फ KH लिखा ना आए, बिना KH के क्वेश्चन आए, सिर्फ K लिखा है ATM इनवर्स। और आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट में यदि KH लिखा है KH, तो फिर ATM यूनिट हो जाती है। बात क्लियर हुई? थोड़ा थोड़ा कि कुछ बुक्स में दोनों नहीं दिए, किसी बुक में एक दे दिया, किसी बुक में दूसरा दे दिया, ज्यादातर बुक्स में थर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट का ATM आता है। लेकिन आज कंफ्यूजन खत्म हुआ। बात समझ में आई? अब एक्स को आप क्या बोलते हैं? एक्स गैस सॉल्युबिलिटी है, एक्स गैस सॉल्युबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हेनरी लॉ कांस्टेंट इज Henry's law constant KH is A, Henry law constant is A, directly proportional to temperature, B, inversely proportional to temperature, C, temperature independent, D, cannot be predicted. हेनरी लॉ कांस्टेंट KH क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है या नहीं करता है? तो बेटा KH पर सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करती है, पहले तो ये बताओ। बहुत ही आसान आंसर है, सॉल्यूशन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। P गैस इक्वल टू KH डॉट X गैस। यहाँ X गैस क्या है बेटा? X गैस क्या है? आप बोलोगे मोल फ्रैक्शन, लेकिन मोल फ्रैक्शन क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में सॉल्युबिलिटी है। मैं इतना लंबा आंसर चाह रहा था, आप छोटा सा आंसर देते हो। मैंने पूछा व्हाट इज एक्स गैस, आप बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। वो तो मुझे भी पता है, पूरा डिटेल आंसर देना था आपको। क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। इतना आंसर देने के बाद बताइए, तो आप इसको इधर ले जाएं। KH का वैल्यू क्या आ गया? और KH इक्वल टू P गैस अपॉन X गैस। माना कि लेट P इज कांस्टेंट, मान लो P कांस्टेंट है। लेट मान लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपको तो कंक्लूजन निकालना है, तो मान ले थोड़ी देर के लिए कि P कांस्टेंट है। तो क्या हो गया? KH इज इनवर्स ऑफ X गैस, यानी कि सॉल्युबिलिटी, या यूं कहिए सॉल्युबिलिटी इज इनवर्स ऑफ टेम्परेचर, सॉरी सॉल्युबिलिटी इज इनवर्स ऑफ KH। इक्वेशन नंबर ये आ गई 1।
सॉल्युबिलिटी क्या है बेटा, के एच के इनवर्स है, या के एच क्या है, सॉल्युबिलिटी के इनवर्स है। यहां तक बात समझ में आई। अब आपको ऑल्सो वी नो दैट, ऑल्सो वी नो दैट, और हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, सॉल्युबिलिटी मैंने पहले ही बताई थी, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्स ऑफ टेम्परेचर। ये इक्वेशन टेम्परेचर के इफेक्ट में मैं पहले बता चुका। नंबर 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो। सॉल्युबिलिटी के केएच इनवर्स है, सॉल्युबिलिटी के टेम्परेचर इनवर्स है, तो टेम्परेचर केएच एक दूसरे क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए कि नहीं, बात क्लियर है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बात समझ में आई। तो यहां थोड़ा सा आपको क्या लगाना पड़ा, दिमाग लगाना पड़ा। ठीक है, अब लिखें एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, यूजेज ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। पहला एप्लीकेशन बेटा, कोल्ड ड्रिंक्स आर पैक्ड at low temperature to improve solubility of CO2। कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनको बोलते हैं कार्बोनेटेड वाटर है, उसमें इनको पैक किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स आर पैक्ड एट लो टेम्परेचर टू इंप्रूव सॉलिबिलिटी ऑफ CO2। जो अंडर वाटर डाइवर्स होते हैं, डाइवर्स यानी कि गोताखोर, डाइवर्स यूजेस द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हीलियम in their cylinders, in their गैस सिलेंडर्स। जो डाइवर्स है पानी में गोता लगाते हैं, वो गैस सिलेंडर हाथ में पीछे पर बांध के ले जाते हैं, उनके गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ क्या होती है, हीलियम, इन दियर गैस सिलेंडर्स, so that the solubility of nitrogen can be minimized in blood vessels, and diver can be safe from a condition of bands। यानी कि जो गोताखोर होता है वो क्या करता है, पानी में अंदर जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है, उस टाइम सॉलिडिटी बढ़ जाएगी, तो ऐसा मिक्सचर लेने से सॉलिडिटी कम कर लिया। बैंड की कंडीशन, बैंड मतलब शरीर में दर्द करना, उससे बचा जा सकता है। तीसरा, हिल क्लाइंबर्स, पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग, हिल क्लाइंबर्स फील एस्फिक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी, एस्फिक्सिया या एनॉक्सिया कह सकते हो, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन कम, एनॉक्सिया एट हाई altitude due to low partial pressure of O2 at high altitudes। ऊंचाइयों पर एनॉक्सिया की कंडीशन क्यों आती है हिल क्लाइंबर्स के लिए, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या रहता है बेटा, कम रहता है। तो आज हमारा हेनरी लॉ कंप्लीट हुआ।
और हेनरी लॉ से जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, और थ्योरेटिकल जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो आज मैं ले चुका हूं। ठीक है बेटा, बढ़िया रिवीजन करना है।